दोस्तों 12 से 13 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे पास कोई फीड का स्टॉकिंग नहीं था। बहुत ही मुश्किल से कहीं से फीड का जुगाड़ करके मैं आज मेरे फार्म को पहुंचा हूं। आज मैं बताऊंगा जो लॉकडाउन के वजह से मेरे फार्म में क्या इफेक्ट पड़ा, बट उससे पहले जानते हैं मेरा जो पानी का पैरामीटर्स क्या क्या है। Friends, it's been more than 12 to 13 days. I did not have any feed stock at my farm, so luckily I managed to get some feeds. And today I came to my farm to see if everything is alright. But before that, let me show you all the water parameters of my Bifloc tank. So keep watching this video till the end. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मेरा बायोफ्लॉक का टैंक का टेम्परेचर है 29 डिग्री। यू कैन क्लियरली सी द टेम्परेचर ऑफ माई बायोफ्लॉक टैंक इज 29 डिग्री। अगर आप बायोफ्लॉक में हैं बहुत दिन से तो आपको ज़रूर पता होगा अमोनिया का क्या रोल होता है बायोफ्लॉक में। अगर अमोनिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया तो वहीं से ही सब कुछ शुरू होता है, मतलब डिजीज से लेके मोर्टेलिटी सब कुछ शुरू होता है। तो अमोनिया को कंट्रोल करना बहुत ही चैलेंज रहा है बायोफ्लॉक में। अगर आप सीख गए कैसे कंट्रोल करना है अमोनिया को तो फिर आप सक्सेसफुली कल्चर ले सकते हो। तो फिर चलिए जानते हैं मेरा बायोफ्लॉक का अमोनिया परसेंटेज कितना है। If you are doing fish farming or shrimp farming using biofloc technology, then you understand what the role of ammonia. Ammonia is the root cause of everything, starting from diseases to mortality. Ammonia plays very critical role in biofloc. If you know how to control ammonia in your biofloc tank, you can cultivate any aquatic animal in your biofloc tank. Now let's see what is the percentage of ammonia in my biofloc tank. अमोनिया को मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एपीआई का अमोनिया टेस्ट किट, जिसके अंदर आते हैं 2 बॉटल्स और एक टेस्ट ट्यूब जिसमें मार्किंग किया होता है 5 ml का। तो आपको क्या करना है, वाटर सैंपल लेना है और उसके जो टेस्ट ट्यूब में 5 ml तक उसमें भर देना है। फिर बाद में एज पर द इंस्ट्रक्शन आपको कुछ ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और अच्छे से उसको सेक करना है। फिर उसको रख देना है 4 to 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद उसमें कलर डेवलप होगा और आपको कंपेयर करना है दिया गया कलर चार्ट के साथ। कलर चार्ट में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। बेसिकली जो अमोनिया का कितना परसेंटेज होता है उसका एक नंबर होता है हर एक कलर का, उसके साथ आपको कंपेयर करना है। फिर देखना है आपका टैंक का अमोनिया का परसेंटेज कितना है। अगर येलो आता है मतलब अमोनिया नहीं है, अगर डार्क ग्रीन आता है मतलब अमोनिया है। तो चलिए देखते हैं मेरा जो टैंक का अमोनिया का परसेंटेज क्या है। To measure ammonia, I am using API ammonia test kit. Inside the box, you will find 2 bottles, 1 sample collector, and 1 color chart. As per the given instruction, you have to take 5 ml of water sample in the test tube, then add a few drops of ammonia reagents in the test tube and shake it well and keep it for 4 to 5 minutes to develop the color. Once the color gets developed, then you need to compare the color with the color chart. By comparing it with the color chart, you can easily identify the percentage of ammonia in your biofloc tank. If the color shows yellow, that means the percentage of ammonia is 0. If the color shows dark green, which means the percentage of ammonia is very high. 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और कलर भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। मेरा जो बायोफ्लॉक टैंक है सेटअप किया गया है ग्रीन सेडनेट के अंदर, जिसके वजह से मेरा कैमरा कलर ठीक से मतलब कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए इसका जो कलर क्या डेवलप हुआ है। अगर आप क्लोजली देख सकते हैं तो इसका जो कलर है येलो है। इसका मतलब मेरा जो टैंक में अमोनिया का परसेंटेज 0 है। It's already 5 minutes. Now let's check out what the color developed in the water. If you can see closely, the water color is yellow, which means the percentage of ammonia completely 0 in my biofloc tank. If you want to be successful in biofloc, then you should know the skill of bringing down ammonia to 0 in your biofloc tank throughout the culture. अगर आप बायोफ्लॉक में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा अमोनिया को पूरे कल्चर में कैसे 0 किया जा सकता है, क्योंकि बायोफ्लॉक में अमोनिया का रोल सबसे बड़ा होता है और उसके वजह से ही सब कुछ हार्मफुल एक्टिविटी आपके बायोफ्लॉक टैंक में शुरू होते हैं। अगर अमोनिया को मेंटेन कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। यू सॉ द अमोनिया परसेंटेज इन माई टैंक इज कम्प्लीटली 0। आपने देखा मेरा टैंक में अमोनिया का जो परसेंटेज है कम्प्लीटली 0 है। अभी चलिए देखते हैं अदर वाटर पैरामीटर्स। Let's now check out other water parameters of my biofloc tank. It basically differentiates between the alkalinity and acidity of the water. So you need to maintain the accurate pH level of your biofloc tank. If you can see closely, the current pH of my water is 8.4. pH का रोल बहुत ही क्रिटिकल होते हैं बायोफ्लॉक में। ये बेसिकली बताता है कि आपका पानी अल्कलाइन है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो करंट वाटर का pH है वो 8.4 है। Now let me show you the salinity of my biofloc tank.
The salinity plays very critical role in bifloc. To measure that salinity of the water, you need to have a salinity meter or refractor meter. You can see this is the salinity meter. It's a digital meter basically. The color of this device is green because my camera is unable to capture the green color inside the green shade net, so that's why it is showing as a gray color. So once you power on and dip into the water, it basically reads the salinity of the water and gives the result. Let him dip into the water and you can easily see what is the salinity of my water. So here is the salinity of my water. So there is some reflection. You can see it's 2.14. The current salinity of water is 2.14. बायोफ्लॉक में नमक का रोल बहुत ही क्रिटिकल होता है और उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, नहीं तो सालिनेटर मीटर, जिसको यूज़ करके आप पता कर सकते हैं आपका जो बायोफ्लॉक टैंक का पानी में कितना परसेंटेज सॉल्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 2.1 ppd का सॉल्ट है मेरे बायोफ्लॉक टैंक में। Due to lockdown and unavailability of feed at my farm, they have not fed for 12 to 13 days. Now let's check it out whether they are live or dead. To do that, I'll be using feeding tray, which is also known as check tray. I'll put some feed over the check tray and dip into the water and wait for few hours. Then I'll take it out and to check if the feeds are taken by the shrimps or not. If they have not taken the feed, that means there's some problem in my tank. If they have taken the feed, that means they are live, and sometimes they'll come out with along with the tray, which means all the shrimps are live and they are taking the feed. लॉकडाउन के वजह से हमारे फार्म में फीड का स्टॉक नहीं था, इसलिए हम उनको खाना दे नहीं पाए थे पिछले 10-12 दिन से। आज हम चेक ट्रे के मदद से चेक करेंगे कि श्रिम्प्स जिंदा है या मर गई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चेक ट्रे में कुछ खाना डालना है और उसको पानी के अंदर छोड़ देना है कुछ घंटे तक, फिर उसको निकाल देना है। तो तभी पता चलेगा, अगर खाना वो लोग खा देते हैं तो उसका मतलब है श्रिम्प्स जिंदा है। अगर खाना मतलब फीडिंग ट्रे में ऐसे कि पड़ा हुआ मिलेगा आपको, तो इसका मतलब वो खाना वो लोग खा नहीं रहे हैं। उसका बहुत सारे अदर रीज़न भी हो सकते हैं, और क्योंकि हम लोगों ने उनको पिछले 10-12 दिन से खाना नहीं दिया, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि श्रिम्प्स जिंदा नहीं है, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से कोई खाना दिया ही नहीं गया था। It's already been 5 to 6 hours. Now let's take it out the feeding tray and see if the feeds are taken by the shrimps or not. If not, probably they are dead because of unavailability of feed. To confirm that, I need to wait for a few more days. If they are really dead, then I need to find out what could be the possible reasons to it. अभी 5 to 6 आवर ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी चलिए चेक ट्रे को निकाल कर देखते हैं श्रिम्प्स जिंदा है या ऊपर पहुंच गई। अगर श्रिम्प्स जिंदा होंगे तो इसमें खाना नहीं होगा, अगर इसमें खाना होता है इसका मतलब श्रिम्प्स ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं कुछ और दिन वेट करूंगा और देखूंगा क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है मरने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, तो जो खाना हमने दिया था सब के सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि श्रिम्प्स सारे मर चुके हैं, क्योंकि हमने तो खाना दिया ही नहीं था पिछले 10-12 दिन से। इसका एक ये खाना भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है, और भी सारे रीज़न हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपका जो पानी का जो पैरामीटर्स है वो भी मैंने आपको दिखाया, उसमें अमोनिया भी ठीक ठाक था, सब कुछ न्यूट्रल था, 0 था। तो उसका और भी कुछ हो सकता है, मरने का कारण और कुछ भी हो सकते हैं। कुछ और दिन मैं वेट करूँगा और देखूँगा श्रिम्प्स एक्चुअली ज़िंदा है या मर गई। From this lockdown experience, I have learnt a lesson that you should have good amount of feed stock at your farm in case of any natural calamities happen that should not impact your farm. मुझे यहाँ से यही लेसन सीखने को मिला, आपके फार्म में सफिशेंट अमाउंट ऑफ फीड स्टॉक रहना चाहिए। अगर कल कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ होता है तो आपका फार्म इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन मैंने क्या इशू फेस किया। एनीवेज, हम गलती से ही सीखते हैं। अगर आप फ्यूचर में इस तरह कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इंश्योर कीजिए आपके पास सफिशेंट फीड हो, जो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट, टूल्स, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ आपको चाहिए फार्म के लिए, वो सारे अपने पास हो, सो दैट अगर कल कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ होता है तो उससे आपका फार्म को कोई भी इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए।
दोस्तों ये था एक छोटी सी अपडेट मेरे फार्म के बारे में। इस तरह अपडेट मैं देता रहूँगा आने वाले दिनों में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।